बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। बहुत बहुत खुशामदीद एंड गुड मॉर्निंग। आप देख रहे हैं सबसे सवेरे पाकिस्तान। मैं हूं माया खान और मैं हूं शाहज़ेब अहमद। नया वीक स्टार्ट हो गया है और इस नए हफ्ते में जो वीकेंड पे बहुत सारी खबरें, और कल वज़ीर आज़म पाकिस्तान का वो टेलीफोनिक कॉन्वर्जेशन अपनी आवाम के साथ, और बहुत सारे पहलू जो न्यूज़ में आज डेफिनेटली आपके लिए होंगे। सुबहनामा का आगाज़ करते हैं। शाहज़ेब, क्या ख्याल है, कल वज़ीर आज़म पाकिस्तान के जो टेलीफोनिक जो उन्होंने आवाम की शिकायतें ली और उस पर बहुत सारे बयानात भी दिए, उसके बारे से जरा बात करते हुए स्टार्ट लें। बिल्कुल बात करते हैं। और कितनी अच्छी बात है ना कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान बराह रास्त लोगों से बात करते हैं, अपनी कौम से बात करते हैं। इस तरीके से सब लोग उनसे कांटेक्ट भी कर सकते हैं, अपने मसाइल उनके सामने रखते हैं और बड़ी एक कैजुअल जो है वो टॉक होती है। तो कल भी हमने देखा कि बराह रास्त जो लोग फोन कॉल्स कर रहे थे उसका वज़ीर आज़म पाकिस्तान बराह रास्त जवाब दे रहे थे। और जब महंगाई के सवालात किए गए तो महंगाई पर भी वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने बहुत सारे जवाब दिए। साथ में ये कहा कि महंगाई की वजह से मैं भी परेशान हूँ, मुझे भी रात को नींद नहीं आती, रातों को नींद नहीं आती, और मैं इसलिए परेशान हूँ क्योंकि जो है बेरोजगारी बढ़ रही है। लेकिन कोरोना की वजह से बहुत ज्यादा उन्होंने इसको जिम्मेदार ठहराया कि कोरोना की वजह से बहुत ज्यादा पूरी दुनिया में बेरोजगारी फैली और इकोनॉमिक जो है वो आया, डाउन आया, बट डाउनफॉल आया। बट देन अगेन पाकिस्तान में जो है उन्होंने उसकी भी निशानदेही की कि जो मजदूर तबका है या नौकरी पेशा तबका है उनको सबसे ज्यादा अफेक्ट हुआ। बिल्कुल, उन्होंने ये भी साथ में बताया कि घर बनाने के लिए, घर के कर्जों के लिए 40 अरब रुपए के कर्ज भी दिए गए लोगों को। साथ में उन्होंने ये एडमिट किया कि मुझे मालूम है कि तनख्वाहदार तबका सबसे ज्यादा परेशान है, इसी वजह से उन्होंने कहा कि तनख्वाहदार तबका और साथ में सरकारी मुलाजमीन है उनकी खास तौर पर मदद करने का अब सोचा जा रहा है, बस हम लोग भी खुश हो जाएं, मदद की जा सके। साथ में उन्होंने जो महंगाई का जिक्र किया कि दुनिया भर में, जैसे कि माया कह रही हैं, महंगाई बढ़ी है। यही वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान का बयान था। इस वजह से पाकिस्तान में महंगाई में इजाफा हुआ है, बहुत मुश्किल हालात थे जिससे हम सब लोग गुजरे हैं। तो ये तमाम सियासी पहलू और बहुत सारी बातें जो वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने की, इस पर आगे चलकर हम तफसीलन बात करेंगे। बिल्कुल। लेकिन जैसे कि जिक्र हो रहा है कोविड का और कोरोना का, तो ये बताना आपको बहुत जरूरी है कि मुल्क में कोरोना का फैलाव तेजी से जारी है। माया, कराची में भी जो शरह है उसमें इजाफा होता जा रहा है। बिल्कुल इजाफा होता जा रहा है, और लाहौर में तो फिर भी वायरस के फैलाव के लिए जो है वो जो भी इम्प्लीमेंटेशन हुई थी उससे फिर भी कंट्रोल आया। लेकिन शहरियों को शदीद परेशानी जो है ना वो कराची में भी है, और फिर साथ साथ जो बेसिक होती है शाहज़ेब, जैसे कि फर्स्ट पर पैराडोल है, वो तक नहीं मिल रही है। बिल्कुल, लाहौर से खबरें आ रही हैं कि लाहौर में पैराडोल की किल्लत पैदा हो गई है। और पहले भी हमने देखा जब डेंगू आया था उस वक्त भी हुकूमत ने कोई इकदाम खास तौर पर नहीं उठाए थे और पैराडोल की कमी जो है वो किल्लत पैदा हो गई थी, मार्केट में अवेलेबल नहीं थी। इस बार भी ये हो रहा है क्योंकि हम देख रहे हैं कि लोग ज्यादातर घरों पर रहते हैं, घरों में अपने ट्रीटमेंट्स कर रहे होते हैं, जो इब्तदाई ट्रीटमेंट्स उनके होते हैं। इस वजह से पैराडोल का इस्तेमाल बहुत ज्यादा बढ़ जाता है जब कोविड पीक पर होता है, और अद्वियात की कमी में सबसे ज्यादा कमी इस वक्त पैराडोल की देखी जा रही है। एब्सोल्युटली, हुकूमत जो है डेंगू की भी जब सिचुएशन आई थी तब भी जो है पैराडोल की जो किल्लत हुई थी, और ये किल्लत कहीं जिस तरह पहले भी हमने आपको दिखाया था कि कहीं पूरे पाकिस्तान पे रिफ्लेक्ट ना करे कि एक सिंपल बेसिक पैराडोल नहीं मिल रही है। बिल्कुल ऐसा ही है। और आगाज इस अफसोसनाक खबर से करेंगे कि हम देखते हैं कराची में जो क्राइम है वो दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है, और ये आज का प्रॉब्लम नहीं है, मुसलसल इसमें इजाफा हो रहा है। और जो शहरी हैं वो बहुत परेशान है कि जो डकैत हैं वो बासानी आते हैं, लूटते और फरार हो जाते हैं। आप अपने घरों की दहलीज पर महफूज नहीं है। हमने शाहरुख का वो मामला देखा जब उसको घर की दहलीज पर कत्ल किया गया। उसके बाद अब जो केस सामने आ रहा है, एक चाय के ढाबे पर जो लोग बैठते हैं माया, वो शाम को रिलैक्स होने के लिए एक ही उनके पास एंटरटेनमेंट है, तो तफरीह। एग्जैक्टली, वो भी यही बात कर रहे थे शो से भी पहले कि कराची के लोगों के लिए क्या, पूरी पाकिस्तान में पाकिस्तानियों का ये रौनक का, बैठक का, बातें करने का, अपने आप को एक ऑफलाइन टाइम गुजारने का एक ही तफरीह चीज होती है, और वो होता है उनका एक्टिविटी बाहर जाकर ढाबे पर चाय पीना। लेकिन अफसोस के साथ एक नहीं, दो नहीं, बल्कि 30 लोगों को 5 से 6 डाकू आए बाइक्स पर, और पूरे उनके मोबाइल्स भी लेके चले गए, उनकी कीमती अशिया भी लेके चले, कीमती अशिया, नकदी, मोबाइल फोन, जो कुछ उनको। और ये अच्छी जगह थी ना उनके लिए कि वहां सब लोग बैठे थे एक साथ, उन्होंने लूटा और फरार हो गए। तो क्या करें, अब लोग निकलना छोड़ दें, बाहर जाना छोड़ दें। अब घर की दहलीज पे तो हम थे ही नहीं, चलो एक इलाके में जहाँ पे बहुत सारे मजमे में लोग बैठे हो वहां पर भी जाना छोड़ दें। 3 मोटरसाइकिल्स पर ये आए थे, 6 डाकू थे जो ये लूट कर फरार हुए। तो इसी मामले पर बात करने के लिए आज हमें स्टूडियो में ज्वाइन किया है नुमाइंदा न्यूज़ फयाज यूनुस साहब ने। फयाज साहब कैसे हैं आप? ठीक ठाक है। अच्छा फयाज भाई, मुझे सबसे पहले तो ये बताइएगा, ये मामला जिस तरीके से अब बढ़ता जा रहा है, दिन ब दिन हम देख रहे हैं कि क्राइम में इजाफा हो रहा है कराची में, सबसे पहले बताइएगा ये गुज़श्ता रोज हुआ क्या है?
देखिए, डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल का इलाका है जहां नौजवान शाम को अमूमन हम देखते हैं कि गैदरिंग करते हैं होटल पर। अब मोटरसाइकिल सवार मुलजिमान आए हैं, सिर्फ 3 मिनट में 30 मोबाइल फ़ोन लूट कर वो फरार हो गए। पुलिस ने वाक़े का मुकदमा तो दर्ज कर लिया, लेकिन मुलजिमान अब तक कानून की गिरफ्त में नहीं आ सके। अब मुलजिमान ने जो है अपनी हिकमत अमली तब्दील कर ली, लेकिन पुलिस ने अपनी हिकमत अमली तब्दील नहीं की। पुलिस जूं की तूं पुरानी रवायतों पर चल रही है, इन्वेस्टिगेशन और उनका जो नाकिस निज़ाम है उसी पर ही है। मुलजिमान ने अब नई हिकमत अमली अपना ली है कि होटल्स जो ढाबे हैं वहाँ पर आते हैं, उनको लोग ज़्यादा मिल जाते हैं। कभी वो शॉपिंग मॉल्स के अंदर दाखिल हो जाते हैं, कभी वो मार्ट में दाखिल हो जाते हैं। अब तो उनको CCTV कैमरों का भी जो खौफ है, पहले हम देखते थे मुलजिमान को होता है, अब तो वो भी नहीं कर रहे हैं। फयाज़, मुझे बताएगा कि वहाँ पर यकीनी तौर पर कैमरास कुछ होंगे, कोई फुटेज भी सामने आ रही है, तो पुलिस से आपको कोई राब्ता हुआ है, कोई कोशिश की जा रही है उनकी शिनाख्त की जा सके, उनको कोई ट्रैक किया जा सके? वो तो लूट कर निकल जाते हैं और फिर कुछ भी नहीं हो पाता। देखिए, हमारी पुलिस के अफसरान से बात हुई है तो उन्होंने ये कहा है कि CCTV कैमरों की फुटेजेस जो मुख्तलिफ लोकेशंस पे लगी हुई हैं वो हासिल की जा रही हैं, ताकि मुलजिमान का आने और जाने वाला जो रूट है वो निकाला जा सके। जबकि जिन नौजवानों के मोबाइल फ़ोन छीने गए हैं उनके IMEI नंबर भी ले लिए हैं, उनके मोबाइल फ़ोन नंबर भी ले लिए हैं, ताकि उनकी लोकेशन से इस ग्रुप को ट्रेस आउट किया जा सके। लेकिन कराची में रोज़ाना की जो स्ट्रीट क्राइम की वारदातें हैं वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ती जा रही हैं। अगर कोई भी शख्स किसी भी जगह पर मुलजिमान से मज़ामत करता है तो मुलजिमान फौरी तौर पर जो है फायरिंग करके ना तो उसको जख्मी कर देते हैं, और कभी कभार कोई शख्स जान की बाजी हार जाता है। इसलिए शहरी भी खौफजदा है कि फायर कोई ना हो जाए। यही हम बात कर रहे थे कि अब हम जो बेसिक जगहें, सर चाय के ढाबे, ये तो आम अवामी जगह है ना, मतलब जो जिनकी जाने वाली चीजें थी उनमें कीमती अशिया में क्या क्या चीजें मौजूद थी चले गए मोबाइल फोन्स के अलावा? देखिए, उनके मोबाइल फ़ोन के साथ उनके पर्स, उनका कैश, उनकी जो मोटरसाइकिलों की हत्ता के चाबियां तक अब ये मुलजिमान साथ ले जाते हैं, ताकि ये मुलजिमान जो शहरी है मुलजिमान का पीछा ना कर सके। कराची में अब ये जो वारदातें हैं, पहले हम कहते थे किसी एक इलाके में होती हैं, लेकिन अब हम अगर हम जिक्र करें क्लिफ्टन से लेकर औरंगी और गुलशन हदीद से लेकर केमाड़ी, हर जगह वारदातें हो रही हैं। और मुलजिमान अब इतनी ज़्यादा दीदा दलेरी से आते हैं कि पहले हम देखते थे कि वो ख़वातीन को नहीं लूटते, अब वो ख़वातीन का सोना तक उतार कर ले जाते हैं। जो पुलिस की अगर हम पिछले साल की बात करें तो कारकर्दगी से कराची के शहरी और कोई भी शख्स मुतमईन नहीं, क्योंकि पिछले साल अगर हम बात करें तो सबसे ज़्यादा जो है मोटरसाइकिल चोरी और छीनने की वारदातें हुई, जिसके बारे में बताया जाता है कि 45,000 के करीब ये फिगर है। 25,000 से ज़ायद मोबाइल फ़ोन कराची के शहरियों से चोरी और छीन लिए गए। और अगर हम रवा साल की बात करें तो रवा साल के शुरू के 12 दिन में कराची के 5 से ज़ायद शहरी जान की बाजी सिर्फ डकैती मजामत पर हार गए। स्पेशली क्रैकडाउन कुछ किया जा रहा है, कोई नाकाबंदी हम अक्सर देखते हैं क्लिफ्टन के इलाकों में, बाकी इलाकों में, कोई खास तौर पर ये लूट मार जो बढ़ती जा रही है, इनकी गिरफ्तारी के लिए, इनको पकड़ने के लिए कुछ अब किया जा रहा है? खास तौर पर कोई इकदाम उठाए जा रहे हैं पुलिस की जानिब से? देखिए, अब पुलिस और रेंजर्स एक मरतबा फिर वो उन्होंने अपना मुश्तरका तौर पर फैसला किया कि कंबाइन ऑपरेशंस करेंगे, ताकि जो स्ट्रीट क्राइम की जो एकदम फिगर अब काफ़ी तेज़ी से हो रही है उसको नीचे कर सके। क्योंकि हमारी अफसरान से बात हुई तो कहते हैं कि जब 2018 में भी इसी तरीके की सिचुएशन आई थी तो पुलिस और रेंजर्स ने कंबाइन ऑपरेशन किए थे, ताकि मुलजिमान जो कर रहे थे वारदातें उनको आइडेंटिफाई करने के बाद गिरफ्तार कर सके और उनके खिलाफ ठोस शवाहिद के साथ मुकदमा दर्ज करें पुलिस। अच्छा फयाज, अगर हम बात करें पिछले साल की निस्बत इस साल कुछ इजाफा हुआ है पुलिस के मुताबिक स्ट्रीट क्राइम में? देखिए, बिल्कुल स्ट्रीट क्राइम की वारदातों में रवां साल हमें काफ़ी ज़्यादा इजाफा नज़र आ रहा है। अगर हम शुरू के ज़्यादा नहीं तो 12 दिनों की फिगर्स ले लेते हैं, अब 5 से ज़ायद शहरी जान की बाजी हार चुके हैं और 29 से ज़ायद ज़ख्मी हो चुके हैं। अब तक ये फिगर्स जो है काफ़ी ज़्यादा बढ़ती जा रही हैं। मोटरसाइकिल छीनने और चोरी की वारदातें कराची में सबसे ज़्यादा हो रही हैं। कराची के शहरी अमूमन हम देखते हैं कि सबसे ज़्यादा, आप लोग भी सफ़र करते हैं, हम भी करते हैं, मोटरसाइकिल पे आसानी से घूमते हैं, वो काफ़ी ज़्यादा चोरी और छीनने की, गाड़ी चोरी और छीनने के भी वाक़यात में काफ़ी ज़्यादा इजाफा हो रहा है। अगर हम बात करें 2021 में, तो 2021 में भी सबसे ज़्यादा जो चोरी और छीनी गई थी वो मोटरसाइकिलें थी, जिनकी तादाद जो है 40,000 के करीब थी। इसी तरीके से 25,000 से ज़ायद मोबाइल फ़ोन चोरी और छीने। अच्छा फैज़ भाई, एक सवाल मुझे आ रहा है जहन में कि जितना भी वारदातें आप बताए, नंबर्स एंड फैक्ट्स एंड फिगर्स आपने शेयर किए कि इंक्रीज हो रहे हैं, आपको क्या लगता है अवाम से जब आप मिले, आपने जाके कवरेज की, तो उनके अंदर खौफ व हिरास ज़्यादा फैल गया है क्या? वो अब कह रहे हैं कि यार नहीं, अब हम नहीं आएंगे भाई, हमें तो आना ही मुश्किल हो गया, एक साथ 30 लोगों के जो है मोबाइल भी चोरी हो गए और कीमती अशिया भी चोरी हो गई, तो क्या लगता है अवाम का क्या अब रिएक्शन होगा? देखिए, आवाम, हम रोज़ाना कहीं वारदात होती है, लोगों से मिलते हैं, वो हमसे रब्ता करते हैं। सबसे ज़्यादा आवाम तंग होती है पुलिस के रवैये से। वो ये कहते हैं कि एक तो हम 15 पे फ़ोन करते हैं, उसके बाद फ़ोन आता है हमें कि थाने आओ, फ़ौरन आओ, यहाँ कहाँ क्या कर रहे हो, तो
परेशान होते हैं। वो कहते हैं कि पुलिस फौरी तौर पर हमसे तमाम तर चीज़ें इस तरीके से पूछती है जैसे हम मुल्जिमान खुद हैं। और पुलिस के अफसरान से बात हुई है तो वो ये कहते हैं कि रिपीट क्रिमिनल्स हैं, रिपीट क्रिमिनल्स के खिलाफ जो मुकदमात दर्ज किए जाते हैं वो इतनी ज़्यादा उनकी तफ्तीश नाकिस और जो अफसरान हैं वो इतने ज़्यादा पुराने तर्ज पर करते हैं कि मुल्जिमान अदालत में जाते हैं, पहली दूसरी पेशी पर वापस आ जाते हैं। अगर हम फर्जंद की मिसाल रख रहे हैं, फर्जंद के खिलाफ 2 मुकदमात थे, 2 दफ़ा गिरफ्तार हुआ। अगर उसको सही तरीके से पुलिस उसके केस में उसको गिरफ्तार करती, उसका ट्रायल होता तो वो बाहर ना आता। यही वजह जब ट्रायल सही नहीं होते और जब गिरफ्तारियां नहीं होती या गिरफ्तार होने के बाद भी वो उनको रिलीज कर दिया जाता है। इसी वजह से जो स्ट्रीट क्राइम है उसमें कमी हम नहीं देख रहे और इसी तरह से वारदातें बढ़ती जा रही हैं और परेशान हो रही है, ट्रस्ट लेवल अफेक्ट हो रहा है और अब अपनी जिंदगी पर भी ये नहीं पता कि हम निकलेंगे घर से तो खैर से वापस आएंगे या नहीं। बड़ी तशवीशनाक भी बात है और परेशान कुन बात है। थैंक यू वेरी मच, आपने ज्वाइन किया और इस एक अहम सूरत हाल पर जो कि बदतरीन होती जा रही है इस पर बात की। यहाँ पर छोटी सी ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद दोबारा आएंगे और फिर बहुत सारी खबरें शामिल करेंगे। ठीक है। एक बार फिर हमारे साथ रहने का बहुत शुक्रिया। आप देख रहे हैं सवेरे पाकिस्तान, शाहजेब अहमद और माया खान के साथ। और प्रोग्राम के आगाज़ में यानी सुबहनामा में हमने आपको बताया था कि कल वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान ने जिस तरीके से अपनी जो है उन्होंने टेलीफोनिक कम्युनिकेशन के ज़रिए और भी बहुत सारी बातें की, कुछ सियासी जो है वो इशारे भी किए, क्लियरली बोला भाई हम अपना ये वाला टेन्योर भी और अगला टेन्योर भी पूरा करेंगे। और कभी कह रहे हैं कि वो उनका कहना था कि भाई कभी कह रहे हैं ये जारी हुकूमत, कभी कह रहे हैं डिसॉल्व हो रही है, कभी कह रहे हैं नवाज शरीफ वापस आ रहे हैं। तो उस पर उन्होंने बहुत ही ज़्यादा कहते हैं अपोजिशन को ना कहते हैं ललकार दिया, वो वाली बात। अपोजिशन रहनुमाओं को ललकारा, साथ में उन्होंने खबरदार भी किया कि हुकूमत से निकल गए तो ज्यादा खतरनाक होंगे। ये तमाम अपोजिशन रहनुमा सुन लें, साथ में अपोजिशन को छुपने की जगह नहीं मिलेगी। ये भी अल्फाज से वजीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान के। बहुत सारी उन्होंने बातें की, नवाज शरीफ की वतन वापसी का भी बताया, मुद्दत सियासी सूरत हाल और वजीर आज़म की गुफ्तगू के पहलुओं पर मजीद बात करने के लिए हमें इस वक्त ज्वाइन किया तज्ज़ियाकार अदनान अल साहब ने। अदनान साहब आपको खुशामदीद कहेंगे सवेरे पाकिस्तान में। अदनान साहब ने गुफ्तगू सुनी वजीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान की, बहुत जारहाना मूड में नजर आया वो, आप कैसे देख रहे हैं उनकी गुफ्तगू को? काफी ललकारा उन्होंने सियासी रहनुमाओं को भी। देखिए ओवरऑल माहौल ही पाकिस्तान में आप देख रहे हैं कि सियासत का ऐसा हो गया है जारहाना और तरक्की वाला। अपोजिशन और हुकूमत के दरमियान रोजाना जुमलों का तबादला होता है और दोनों साइड जो हैं वो अपना अपना बयानिया अवाम में पेश करते हैं। एक तरह से प्रोपेगेंडे की जंग चल रही है। आपने देखा कि 3.5 साल से ज्यादा अरसा हो गया इस हुकूमत को आए हुए। अपोजिशन भी यही करती है कि कभी मार्च की डेट देती है, मार्च में फिर नवंबर की डेट देती है कि हुकूमत चली जाएगी और ये हुकूमत जो है ये चल नहीं रही है, जबकि हुकूमत जो है वो अपोजिशन पे अटैक करती है कि हमसे एनआरओ नहीं देंगे और ये करप्शन में इन्वॉल्व है। तो ये एक मुस्तकिल एक फीचर बन गया है हमारी सियासत का कि जिसमें दोनों साइड्स जो हैं एक दूसरे पे अटैक करती हैं। अब इमरान खान साहब की हुकूमत जो है उसको थोड़ी परेशानी है कि मुल्क में महंगाई है, उसकी वजह से वो प्रेशर में है। तो उन्होंने फैसला किया कि वो बराह रास्त आवाम से, क्योंकि उनका फैन क्लब है, उनकी सपोर्ट बेस है, तो जब वो बात करते हैं तो उसका इम्पैक्ट ज्यादा, जबकि उनके दूसरे लीडर्स हैं वो भी ये बातें करते हैं, लेकिन अवाम उन्हें इस तरह रजिस्टर नहीं करते जिस तरह इमरान खान साहब की बात को करते हैं। इसलिए उन्होंने डायरेक्ट अवाम से बातें की हैं और वही बातें हैं जो हम अरसे दराज से सुनते आ रहे हैं, लेकिन ये कि एक नए अंदाज में। और अब ये जो हुकूमत के खिलाफ प्रोपेगेंडा बहुत तेज हो गया था कि बस मार्च अप्रैल में भी जाने वाली है, सदारती काम आ रहा है, इमरजेंसी हो जाएगी। तो मेरा ख्याल है कि इमरान खान साहब की इन बात उन अफवाहों को वो कम होंगी और हुकूमत की जो एक सपोर्टर्स हैं उनका हौसला बढ़ेगा। असल बात यही होती है कि सियासत में आप अपने वर्कर्स का हौसला बढ़ाएं और जो सपोर्ट बेस है उसको मजबूत। अदनान साहब जी बिल्कुल ऐसा ही। अदनान साहब साथ एक और भी सवाल जहन में आया था कि बड़ा वाकई में हेड ऑन उन्होंने बड़ा हेड स्ट्रॉन्ग किस्म का उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया है कि अगर मैं हुकूमत में नहीं रहा तो मौजूदा ऑपोजिशन से ज्यादा खतरनाक होगा। अब आपको लगता है कि उनकी जो करंट सिचुएशन है, क्या उनकी नेक्स्ट कमिंग इलेक्शंस में उनकी सिचुएशन या उनकी पार्टी या किस तरीके से भी कमजोर नजर आ रही है? देखिए फिलहाल तो ये है कि माशी जो मसला है खासतौर से महंगाई का, उसने मुतवस्सित तबके को और गरीब तबके को दोनों को मुतासिर किया है और उसकी वजूहात बहुत सी हैं, आलमी भी हैं, मुल्की भी हैं।
बहुत अरसे दराज से हमारी मईशत ऐसी चल रही है, लेकिन उसका इल्जाम तो सारा जो हुकूमत में होता है उसी पर आता है ना। तो वो उस प्रेशर में है, लेकिन अब में 1.5-2 साल रहते हैं, तो 1.5-2 साल के बाद क्या माहौल बनता है कोई कह नहीं सकता, क्योंकि जो हवा चलती है इलेक्शन के मौके पे वो काउंट करती है। उस वक्त तक हर पार्टी की कोशिश होती है कि अपनी सपोर्ट बेस को बचाए रखे। तो एक प्रोपेगेंडे की जंग है जो चल रही है और हम देख रहे हैं, और उसको फिर हम मीडिया वाले भी, जाहिर है कि हमारा भी उसमें कंट्रीब्यूशन है कि टॉक शोज में वो डिस्कशंस होती हैं कि हुकूमत रहेगी या नहीं रहेगी, ये हो गया वो हो गया। तो उसमें एक सस्टेन करना होता है हर पार्टी को। आपने देखा शाहिद खाकान अब्बासी ने एक टॉक शो में कहा कि नवाज शरीफ के आने की तो कोई बात नहीं थी, हमने तो सिर्फ इसलिए कि वो माल बिकता है तो इसलिए हमने ये बात की। और बहुत सी बातें जो कि नहीं होती, मगर वो सिर्फ अपना एक पोस्चरिंग सियासतदान करते हैं अवाम को अपना मौक़िफ़ देने के लिए, ताकि उनके जो सपोर्टर्स हैं उनके हौसले बुलंद रहें और उनकी सपोर्ट बेस कम ना हो। तो ये एक स्ट्रेटेजी है प्रोपेगेंडे की। बिल्कुल बिल्कुल अदनान साहब, ऐसा ही। और साथ में हम जैसा कि देख रहे हैं कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान ने ये भी कहा कि अगर मैं हुकूमत में ना रहा तो ज़्यादा खतरनाक साबित होगा। क्या इससे ये हम कह सकते हैं कि आइंदा इंतखाबात में उनको कामयाबी कुछ ना होती भी नजर आ रही है, कुछ ऐसा तासुर पाया जा रहा है? नहीं, देखिए बात ये नहीं है कि अगले इलेक्शन की, बात ये है कि अपोजिशन का प्रोपेगेंडा ये है कि बस ये हुकूमत जाने वाली, अब बस थोड़े दिन रह गए। वो ये कह रहे हैं कि अगर हुकूमत को किसी तरह तुमने निकाला वक्त से पहले तो फिर मैं स्ट्रीट एजुटेशन करूंगा, और वो तुम्हारे लिए कंट्रोल करना मुश्किल होगा। तुम जिसके साथ ये साजिश कर रहे हो, आपस में कर रहे हो या किसी और के साथ कर रहे हो, तो उस ये बात जहन में रखो कि अगर मैं सड़कों पे आकर एजुकेशन करूंगा जैसे कि तुम मुझे धमकियां दे रहे हो, तो मैं तुम्हारे लिए ज्यादा पैदा कर सकता हूँ। छुपने की जगह नहीं मिलेगी। मरियम के जवाब में कहा है कि ये गीदड़ भभकियां हैं, तुम्हारे साथ कोई भी नहीं होगा। ये सब मेरा ख्याल है कि इसमें कोई ठोस बात। अच्छा अदनान साहब, ये इस तरह कल जाहिर है काफ़ी गरज बरस के साथ जो है वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने जो है अपना इज़हार ख्याल भी किया और लोगों को बड़ा हेड ऑन जो है वो स्टेटमेंट भी दिया। अब मुझे ये बताइए, क्या इसका आपने कहा कि मरियम नवाज ने भी कहा गीदड़ धपकियाँ, तो ये लोग प्रेशर में नहीं आएंगे या किसी तरीके से आपको लगता है अभी थोड़े कल के सिचुएशन और इवेंट के बाद थोड़े बैकफुट पे चले जाएंगे? आपको ऐसा नहीं लगता? क्योंकि उन्होंने बहुत ही ज़्यादा कहा है कि मतलब छुपने की जगह नहीं मिलेगी अगर सड़कों पर निकल आया तो। देखिए मुकाबला तो बराबर का है, चोट तो बराबर की। अभी आपने देखा कि सर्वे भी आया था जिसमें 1 पॉइंट का फर्क है नवाज शरीफ की पार्टी की मकबूलियत में और इमरान खान की पार्टी की मकबूलियत में। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि मुस्लिम लीग और पीटीआई की बजाय कि शख्सियात के गिर्द पार्टियां घूमती हैं ना, एक पार्टी नवाज शरीफ के गिर्द घूमती है, एक इमरान खान साहब के गिर्द, तो इन दोनों की पार्टियों की मकबूलियत तकरीबन बराबर ही है, कोई उसमें 19-20 का ही फर्क है। तो मुकाबला तो जोरों का है, बैकफुट पे कोई भी नहीं जाएगा। पाकिस्तान के लोग पसंद करते हैं कि जरा मुबालगा अमेज बयान किया जाए, जोरदार बात की जाए। तो इमरान खान ने भी इसलिए लोगों की नफ्सियात को भांपते हुए बहुत जारहाना अंदाज इख्तियार किया है और कड़क के बोले हैं। लोगों के बिल्कुल पसंद। आपने देखा है कि अब मरियम नवाज ने भी उसके जवाब में बहुत सख्त बयानात दिए हैं। तो ये इस तरह ही बयानबाजी चलती रहेगी, जुमलेबाजी चलती रहेगी, क्योंकि लोग पसंद करते। बहुत शुक्रिया अदनान आदिल साहब, मौजूद तजियाकार, और कल के इवेंट के ऊपर उनसे हमने इज़हार ख्याल उनसे पूछा कि क्या सिचुएशन हो सकती है आगे आने वाले इलेक्शंस में, क्या हो सकता है, अवाम का क्या रद्दमल हो सकता है, साथ साथ ऑपोजिशन जो है वो क्या अब डरेगी, सहमी की, बैकफुट पे चली जाएगी या और जो है वो हेड ऑन इनको लेगी, काउंटर स्ट्राइक के लिए रेडी हो रही है। लेकिन काउंटर स्ट्राइक के लिए और भी क्लियर सेटमेंट की तरफ अगर बढ़ें तो काउंटर स्ट्राइक के लिए अमेरिका में सिचुएशन कोरोना को लेकर एक जो है कदम उठाया गया, और वो ये है कि बच्चों को, जो उनके स्कूल में जाने वाले बच्चे हैं, उनको हफ्ते में 2 बार जो है वो कोविड का जो है वो टेस्ट उनके लिए। बिल्कुल इस तरह से अमेरिका में भी इकदाम उठाए जा रहे हैं और ऑस्ट्रेलिया में भी कुछ इस किस्म के इकदाम किए जा रहे हैं कि जो तमाम बच्चे उनको महफूज रखा जाए, और महफूज उनको रखने के लिए जैसे कि माया आप जिक्र कर रही है कि 2 बार उनके कोविड टेस्ट किए जाएंगे। और मेरे ख्याल में बहुत अच्छा कदम है ये, इस तरीके से आपको श्योरिटी होगी कि बच्चे महफूज हैं। अब ये देखिए आपके, और एक ऑस्ट्रेलिया की अगर बात कर रहे हैं हम, तो वहां पर बच्चों के स्कूल में हफ्ते में 2 दफा, मतलब मेरे खुद फैमिली के बच्चे, मेरी भांजी का बच्चा ऑल्सो गोज टू द स्कूल,
और वो स्कूल में बच्चे अपने माँ बाप कितने महफूज फील करेंगे, और यहाँ हम बड़े होने के बाद भी गैर जिम्मेदारी का जो है वो मुजाहरा कर रहे हैं। बच्चों का इसलिए भी इंपॉर्टेंट है कि बच्चे सबसे बड़े कैरियर बनते हैं। आई थिंक कि वो घरों में जाते हैं, सबके करीब होते हैं, क्योंकि उनकी इम्यूनिटी उनकी स्ट्रांग होती है, लेकिन इसके बावजूद वो बाकियों को कोविड लगने के खतरात होते हैं। इस वजह से बच्चों को महफूज रखना बहुत ज़रूरी है। और पाकिस्तान में भी हम देख रहे हैं कोरोना की तशवीशनाक सूरत हाल है और बच्चों को महफूज रखना भी बहुत ज़रूरी है। तो उसके लिए क्या इकदाम उठाए जा रहे हैं, क्या SOPs फॉलो किए जा रहे हैं और किस तरीके से बच्चों को इस नए वेरिएंट से महफूज किया जा रहा है, इसी पर बात करने के लिए हमें ज्वाइन किया चेयरमैन ऑल प्राइवेट स्कूल्स मैनेजमेंट एसोसिएशन तारिक शाह साहब ने। तारिक शाह से हम बात करेंगे। तारिक शाह, आपको खुशामदीद कहेंगे। सर, सबसे पहले तो बताइएगा, क्या तमाम स्कूल्स को ये पाबंद किया जा रहा है कि वो SOPs को फॉलो करें, सख्ती से इस पर पाबंदी करें? जी बिल्कुल, देखिए SOPs की जहाँ तक बात है, स्कूल्स को ऑब्वियसली खुद से भी पाबंद हैं वो, और हमने भी अहकामात जारी किए हैं। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान और सिंध ने, NCOC ने, सब ने जो अहकामात जारी किए हैं कि SOPs पे स्ट्रिक्ट कंप्लाइंस की जाएगी। नॉट ओनली दी SOPs बल्कि 12 साल या इससे ज़ायद के जो बच्चे स्कूल में आते हैं स्पेशली, उनको वैक्सीनेशन पे भी पाबंद किया जा रहा है और उनको डेडलाइन दे दी गई हैं कि आप अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से, क्योंकि पेरेंट्स बिजी होते हैं तो वो डे टाइम पे तो नहीं लगवा पा रहे, लेकिन हमने ये कहा है कि आप अपनी कन्वीनियंस के तौर पर 1 हफ्ते के अंदर तमाम जो है वो वैक्सीनेशन कंप्लीट कर लें, ताकि स्कूल में बच्चे वही आएंगे जो वैक्सीनेटेड होंगे। अच्छा तारिक शाह साहब, ये जब आपने जब बच्चों से कहा और उसके बाद ये पेरेंट्स की तरफ गए, तो इसको कितना वक्त हुआ और उसके बाद आपको रिस्पॉन्स कैसा आया? देखिए, रिस्पॉन्स तो पॉजिटिव है, क्योंकि ऑब्वियसली हमारे मुल्क के अंदर 2 तरह के लोग मौजूद हैं, जो कि कोविड पे बिलीव ही नहीं करते, तो बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि कोविड पर बिलीव करने के साथ साथ एहतियाती तदाबीर भी कर रहे हैं और ये बात समझते हैं कि अगर हमें एजुकेशन को कंटिन्यू रखना है तो बच्चों को वैक्सीनेट करवाना पड़ेगा। क्योंकि हम माजी के अंदर ये देख चुके हैं कि इतना लॉकडाउन रहा है तालीमी इदारों के अंदर, तो वो भी, अब पेरेंट्स भी इसकी अहमियत को समझते हैं और उसको अच्छा रिस्पॉन्स देते हुए वैक्सीनेशन कार्ड और स्कूल में जमा किए जा रहे हैं। दरअसल आपकी कोई हुकूमत से बातचीत हुई है, कोई राब्ता हुआ है कि स्कूल्स के अंदर भी बूथ्स कायम किए जा सकें और बच्चों की वैक्सीनेशन वहीं पर की जा सके? जी बिल्कुल, देखिए गवर्नमेंट के साथ हम फुल्ली ऑन बोर्ड हैं और भी चीजें तय की जा रही हैं, उसके अंदर हमें ऑन बोर्ड लिया जा रहा है। जहां बूथ्स की बात है वो भी रैंडमली स्कूल्स के अंदर वो खुद से भी जा रहे हैं, इवन रैंडम टेस्टिंग भी स्कूल्स के अंदर की जा रही है कि वो रैंडमली आते हैं बच्चों की कोविड टेस्ट करके चले जाते हैं। इसके साथ साथ बूथ्स की जहां तक बात है उसको हम थोड़ा सा प्रमोट इसलिए भी नहीं कर रहे हैं क्योंकि हम चाहते हैं कि पेरेंट्स अपनी मौजूदगी में अपने साथ बच्चों को खुद जाके लगवाएं, ताकि उसके अंदर एक रिलायंस बढ़ जाती है और पेरेंट भी कन्वीनियंट महसूस करते हैं कि वो अपने बच्चों को अपने सामने लगवाएं। राइट तारिक शाह साहब, अगर खुदा न खास्ता अल्लाह पाक ना करे कि सिचुएशन काबू में नहीं रही और काबू से बाहर हो गई और अल्लाह ना करे किस तरीके से जो कोरोना पॉजिटिव केसेस हैं उनमें इजाफा हो जाए, ऐसी सूरत हाल में क्या आपने प्लान किया हुआ है कि बच्चों की अटेंडेंस कम होगी या ऑनलाइन की तरफ जाएंगे, तो उसको लेकर आपका जो है वो फोर्थ कमिंग सिचुएशन में आप क्या देख रहे हैं? ये बिल्कुल देखें, इस 2 सालों के अंदर तो तालीमी इदारे फुल्ली ट्रेंड हो चुके हैं कि कोई भी ऐसी सिचुएशन आती है तो वो फौरी शिफ्ट कर जाते हैं अपने नेक्स्ट स्ट्रेटेजी के ऊपर। वो स्ट्रेटेजी यही होती हैं, जैसे अभी से देखें पहला फेज तो आ चुका है कि बच्चे ऑल्टरनेट डेज आ रहे हैं और अगर खुदा न खास्ता बहुत ज्यादा आउटब्रेक होता है, कैजुअलिटीज बढ़ जाती हैं, तो जब तो ऑब्वियसली हम भी इस चीज को महसूस करते हैं कि तालीम से बेहतर ज्यादा पढ़कर जो है उस वक्त हेल्थ कंसर्न आ जाते हैं बच्चों के, तो उस वक्त तो ऑब्वियसली ऑनलाइन की ओर जाना पड़ेगा या वंस इन अ वीक बच्चों के पेरेंट्स जो हैं वो असाइनमेंट्स और वो होमवर्क घर से या स्कूल से कलेक्ट करके ले जाते हैं। जिस तरह भी ये सिचुएशन होती है वो उस तरह से स्कूल पॉलिसी बना लेता है एज पर गवर्नमेंट गाइडलाइन। आपको क्या लगता है जी, अभी आपको क्या लगता है कि कितना ज्यादा आपको अभी आप ये टारगेट है जो अचीव करना रह गया है या तकरीबन सब कुछ हो चुका है, आपका बच्चों को कवर कर लिया आप लोगों ने? नहीं, बिल्कुल भी कवर नहीं किया है क्योंकि सितंबर में तो सेशन स्टार्ट हुआ था प्रॉपर्ली फिजिकली क्लासेस के साथ, तो अभी तो अच्छा खासा सिलेबस जो है वो बाकी तकरीबन अराउंड 2 मंथ्स तो हमें लगेंगे कुछ कंप्लीट करने में। और अब तो और टारगेट आगे बढ़ गया है क्योंकि ऑल्टरनेट डेज अब बच्चे आ रहे हैं, इवन प्राइमरी के स्टूडेंट्स ऑल्टरनेट डे स्कूल आएंगे तो उनका टारगेट तो और आगे चला गया है। इवन अगर मैं बोर्ड एग्जाम्स की बात करूं तो उसमें तो सिलेबस और ज्यादा है। अगर बिलखुसूस सिंध की बात करूं तो यहाँ तो
सब्जेक्ट्स इंक्रीज हो गए हैं। पहले यहाँ 5 सब्जेक्ट्स होते थे मैट्रिक एग्जाम्स के अंदर, अब 7 सब्जेक्ट्स होते हैं। तो वैसे ही और सिलेबस बढ़ चुका है बच्चों का। तो इस वक्त तो ऐसी सिचुएशन है अच्छा, कि एकेडमिक टारगेट्स हो गए, एकेडमिक टारगेट्स हो गए, साथ में जो वैक्सीनेशन टारगेट्स हैं वो कितने अचीव किए जा चुके हैं अब तक, और क्या टारगेट्स हैं मजीद? देखिए, इसकी रिपोर्ट अभी तक तो सामने नहीं आई, क्योंकि लास्ट वीक तक डेडलाइन चल रही थी बच्चों की स्कूल्स के अंदर डिफरेंट। तो फ्राइडे तक किसी ने मंडे तक का टाइम दिया था वैक्सीनेशन के लिए, ताकि ओवर वीकेंड पे बच्चे लगवा के आ जाएं। तो अभी इस वीक के अंदर जो है वो कंपाइल किए जाएंगी स्टैटिस्टिक्स कि कितने बच्चे वैक्सीनेटेड हो चुके हैं। अच्छा दाई साहब, तो एक बहुत अहम बात जो मेरे घर में पिछले हफ्ते हुई शाहजेब, वो हुआ ये कि बच्चों से ऑब्वियसली उनके टीचर्स और उनके जो एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस हैं वो उनके सर्टिफिकेट्स मांग रहे हैं। अच्छा, फिर एक और चीज़ भी है कि अगर आप बच्चे नहीं जा पा रहे या किसी सूरत में जो है वो नहीं है कोई भी रसाई आपकी जो है कि जहाज से आप नादा से जाके सर्टिफिकेट ले सकें, तो ऑनलाइन की जो ऐप है ना वो बहुत ज़्यादा फ्रेंडली नहीं है। मैंने खुद पर्सनली यूज़ करके देखी तो उसमें ऑप्शंस तो आ रहे थे, लेकिन ऑप्शंस के आगे वो बहुत वेबसाइट बहुत डेड चल रही थी। अगर उसमें आप इजी पैसा कराना चाहें या आप ऑनलाइन ट्रांसफर करवाना चाहें, उसकी जो फीस है वो बहुत फ्रेंडली नहीं थी। तो प्लीज मेरी गुजारिश है कि बीइंग समबडी जिनके घर में बच्चे हैं तो उस ऐप की तरफ जरा इशारा या जरा फोकस जरूर दिलवाइएगा, ताकि वो घर में बैठकर भी लोग जो है सर्टिफिकेट ले सकें। मैं एक चीज और ऐड करना चाहूंगा आपकी बात को आगे बढ़ाते हुए इसमें एक चीज और ऐड करना चाहूंगा कि जितने भी बच्चों की वैक्सीनेशंस के जो एंट्रीज की जा रही हैं वो बहुत लेट हो रही हैं। ये हमने भी महसूस किया है कि जिन स्कूल्स के अंदर आकर उन्होंने वैक्सीनेशन ड्राइव की हैं वहां पे एंट्रीज या तो कुछ बच्चों की मिस आउट हो गई हैं या फिर 5-5 दिन बाद जाके वो नादरा के डेटाबेस पे जाके रिफ्लेक्ट हो रही हैं। तो ये बहुत बड़ा अलार्मिंग सिचुएशन हो जाती है। थैंक यू सो मच शाह साहब, चेयरमैन ऑल प्राइवेट स्कूल्स मैनेजमेंट एसोसिएशन हमारे साथ मौजूद थे। आपके वक्त का बेहद शुक्रिया। अगर हम बात करें, क्योंकि जरा अदालत का भी वेदर बदल रहा है और हमारी जो है वो मुल्क का वेदर भी बदल रहा है, सियासी वेदर भी बदल रहा है, तो साथ साथ जो एक्चुअल जो वेदर है वो भी जो है वो बदल रहा है। शाहजेब, बिल्कुल ऐसा ही है और मौसम में बड़ी तब्दीलियां आ रही हैं। हम देख रहे हैं कि पहले तो हम ठंड बढ़ती जा रही है और बढ़ती जा रही है और एक बार फिर कुछ मौसम भी तब्दील हो रहा है। तो हम साथ में आपको ये भी बताएं कि मुल्क के बेशतर इलाकों में बादलों की आंख मचोली भी जारी है। कई इलाकों में हम बारिशें भी देख रहे हैं। लाहौर की अगर बात करें तो वहाँ मुसलसल वक्फे से बारिश का सिलसिला जो है वो चल रहा है। पंजाब के दीगर शहरों में भी कुछ ऐसी सूरत हाल है। साथ में अगर पहाड़ी इलाकों में चले जाए माया तो बर्फबारी देखे जा रहे हैं, गाले गिरते जा रहे हैं। मैं जाकर आती हूँ फिर बताती हूँ, क्योंकि एकदम से जो है गर्मी और फिर एकदम से जो है वो सर्दी होना शुरू हो गई और समझ ही नहीं आ रहा। ऐसे मौसम में ज्यादा बीमार होते हैं, लेकिन अगर मौसम को एंजॉय करना है और इसके बारे में जानना है तो जनाब आपको अपना ख्याल भी करना पड़ेगा, ताकि आप मौसम के बारे में ज्यादा जो है वो अपडेट भी रहें। लेकिन हमारे साथ मौजूद नुमाइंदा 92 न्यूज सुधीर अब्बासी मौजूद हैं। आपके वक्त का बेहद शुक्रिया। मुल्क के दीगर हिस्सों में मौसम कैसा रहा, क्या चेंजेस हुई, इस पर बात करते हैं। हमें बताइए कि क्या मरी का मौसम कैसा, मरी के बारे में सबसे पहले जानते हैं। चले जी बिल्कुल, मलका कौसार मरी में बर्फबारी का जो सिलसिला है वो वक्फे से जारी है। इस वक्त मैं मौजूद हूँ GPA चौक मार रोड पर, जहाँ आप देख सकते हैं कि जो सयाह यहाँ पर मौजूद हैं वो इस बर्फबारी को भरपूर तरीके से एंजॉय कर रहे हैं। और इस वक्त मरी की तमाम शाहराहों से जो है वो बर्फ़ भी साफ़ कर दी गई है। शाहराहों पर इक्का दुक्का स्याहों की गाड़ियाँ जो है वो नज़र आ रही हैं और हर किसी की कोशिश है कि वो GPA चौक मार रोड पर पहुँचे और यहाँ पर पहुँचकर अपनी इन यादगार लम्हात की सेल्फियाँ बनाए और जो मौसम है उसको भरपूर इंजॉय कर सके। सर्दी की बात की जाए तो सर्दी की शिद्दत जो है वो इस वक्त ज़्यादा है, जिससे जो सयाह हैं वो इसको भरपूर इंजॉय कर रहे हैं। अब तो चलूँ कि इंतज़ामात के हवाले से जो ज़िले अदारे हैं उन्होंने यहाँ पर कंट्रोल रूम भी कायम किया हुआ है और इस वक्त तमाम जो हालात हैं उनको मॉनिटर किया जा रहा है। इस वक्त रेस्क्यू 1112 सिटी ट्रैफिक पुलिस और पंजाब पुलिस और दीगर जितने अदारे हैं वो यहाँ पर अलर्ट हैं और तमाम जो सहूलियात हैं वो सयाहों को मुयस्सर की जा रही हैं। अब तो चलूँ कि महकमा हाईवे मशीनरी की जानिब से तमाम जो उनकी मशीनरी है वो इस वक्त रोड्स पर मौजूद है जो सड़कों को साफ़ कर रही हैं। और एक बात यहाँ पे बताया चलूँ कि 17 मील टूल प्लाजे पर सयाहों को
रोक कर चेक करके उनकी गाड़ी की फिटनेस और चैन वगैरह देखकर वहाँ से उनको मरी आने की इजाज़त दी जा रही है। इस वक्त रोज़ाना 8000 गाड़ियाँ जो हैं वो मरी में दाखिल की जा रही हैं, लेकिन 8000 गाड़ियाँ मरी में नहीं आ रही। रोज़ाना तकरीबन इस शदीद बर्फबारी में 1500 गाड़ी जो है वो मरी में इन हो रही है और रोज़ाना 500 के करीब गाड़ी आउट भी हो रही है। ये तमाम डाटा सिटी ट्रैफिक पुलिस की जानिब से जो है वो इकट्ठा किया जा रहा है। अगर दीगर इंतजामात के हवाले से बात की जाए तो महकमा वापडा की जानिब से जो है बिजली का जो निज़ाम है वो मुअत्तल है। मुख्तलिफ दई इलाकों में अभी तक जो है वो बिजली बहाल ना हो सकी, लेकिन मरी की तमाम रोड्स पर ट्रैफिक जो है उसकी रवानी बदस्तूर जारी है। लेकिन सियाहों की कम तादाद है। जो सियाह यहाँ पर मौजूद हैं वो इस मौसम को भरपूर तरीके से इंजॉय कर रहे हैं। तो हमें ज्वाइन किया है वेदरमैन जवाद मेमन साहब ने। जवाद साहब कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? जवाद भाई शॉर्ट टाइम है तो बस आपसे ये जानना चाहता हूँ मुल्क भर में वेदर कैसा रहेगा, खासतौर पर जो कराची में हवाएं चल रही हैं एकदम तेज ठंडी, इसके बारे में बता दें कुछ हमें नाजरीन को। जी शाज़ेब भाई, थ्रू आउट कोल्ड वेव जो है वो पूरे मुल्क में स्टार्ट हो चुकी है। जैसे कि आपने देखा कि मुल्क के तकरीबन एरियाज में जो है वो काफ़ी लोग टेम्परेचर ड्रॉप हो गए हैं। और कराची के हवाले से अगर बात की जाए तो कराची में भी जो है वो कल रात जनवरी की तकरीबन ठंडी तरीन रात देखी गई 2022 की सीजन की, जहां तकरीबन 5 से 5.5 डिग्री कुछ एरियाज में गया और ऑफिशियली जो है वो तकरीबन 9 डिग्री तक रिकॉर्ड किया गया। ओए होए 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 जवाद भाई, थैंक यू सो मच। लेकिन एक बड़ा अहम सवाल, ये साथ साथ ठंड अभी और कितने दिन तक हमें फील होने वाली है और क्या बारिशों का भी कोई सीन है कराची में? माया, ये जो कोल्ड वेव है कराची में तकरीबन 27 से 28 जनवरी तक उम्मीद है कि कंटिन्यू करेगी। यही सिंगल डिजिट चलते रहेंगे इन सारे दिनों में। और बारिश का फिलहाल अगले हफ्ता 10 दिन तक तो कोई सिस्टम आता फिलहाल नजर नहीं आ रहा। और पूरे मुल्क में जिस तरीके से लाहौर का भी बताया शाहजेब ने, बर्फ वो अपना जो है बहुत ही ठंडी बारिश हो रही है, बारिश है, नॉन स्टॉप बारिश हो रही है, तो वो भी चलता रहेगा इस तरह से आपने कहा। चलेगा लाहौर की बारिशों का सिलसिला? हाँ। भाई देखें शाहजेब भाई, ये जो सिस्टम है ये मजीद 24 से 36 घंटे कंटिन्यू करेगा, उसके बाद ये पाकिस्तान से निकल जाएगा। फिर एक शॉर्ट ब्रेक आएगा थ्रू आउट मुल्क में, कुछ 2 से 3 दिन 4 दिन का मैक्सिमम। उसके बाद एक और वीक सिस्टम एक्सपेक्टेड है, लेकिन फिलहाल आगे चल के फिर इंशाल्लाह इस बारे में बात करेंगे। डन हो गया। थैंक यू सो मच। आपने सुबह हमें ज्वाइन किया और वेदर के बारे में बताया कि सुबह वेदर के बारे में जानना बहुत जरूरी होता है। सारा दिन हमने गुजारना होता है तो हम उसी तैयारी से घर से निकले, जैकेट पहन के, स्वेटर पहन के, डबल ट्रिपल कोट लगा के सब कुछ हुई। और आप लोग अपना ख्याल रखें प्लीज, जो बाइक्स पे ट्रैवल कर रहे होते हैं अपने घुटनों का ख्याल रखें, मतलब घुटनों का ख्याल रखें और साथ साथ अपना भी ख्याल रखें। इस हफ्ते के बाद हाजिर होते हैं सब सवेरे पाकिस्तान में। विल बी राइट बैक। एक बार फिर हमारे साथ आने का बेहद शुक्रिया। और अब जो हम आपको खबर आपसे शेयर करने वाले हैं और खुद भी बहुत सारी खबरों के बारे में पता करने वाले हैं वो है PSL। शाहजेब क्या एक्साइटमेंट है? कुछ दिनों का इंतजार, फिर आएगी छक्को चौको की बहार। देखिए मेरे अल्फाज के साथ आपके एक्शन कितने चलेगा। तो विकेटें उड़ेंगी, सीटियां बजेंगी। जब PSL आता है तो ये ज़हन में जरूर आता है। साथ में हम आपको बताएं कि जो तैयारियां हैं वो भी अरूज पर पहुंच चुकी हैं, बल्कि तकरीबन मुकम्मल हो गई हैं, लेकिन कुछ जो चीजें रह गई हैं उसके बारे में भी आज हम बात करेंगे। साथ में आपको बताएं कि कमेंट्री पैनल का ऐलान हो गया है, गैर मुल्की खिलाड़ी पहुंचते जा रहे हैं। इसके साथ जो प्रैक्टिस सेशन है वो भी जारी है, वो भी चल रहे हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। और जो कमेंटेटर्स के बारे में बताया गया है और बहुत सारी चीजें जो और भी बहुत सारी तैयारी होंगी। और साथ साथ बायोसिक्योर बबल की क्या सिचुएशन, जो आप मुझे ब्रेक में बता रही थी कमेंट्री के बारे में। हाँ, बिल्कुल ऐसा ही है, वो वाली बात है। और नहीं बताने वाली होती है, लेकिन बहुत सारी चीजें ऐसी है जो हमें सीनियर ही बता सकते हैं। जो हिफाजती प्रोटोकॉल्स हैं उसको भी बाकायदा तौर पर फॉलो किया जा रहा है। किस हद तक फॉलो किया जा रहा है वो भी बहुत सख्ती से फॉलो इस दफा कराया जाएगा, क्योंकि हम देख रहे हैं कि कोविड के जो केसेस में इसमें बहुत ज्यादा इजाफा हो रहा है। और इससे बचने के लिए, क्रिकेट इवेंट को वायरस से बचाने के लिए क्या इकदाम उठाए जा रहे हैं, इसी सवाल के समेत और बहुत सारे सवालात हैं जो हमें करने हैं। इसलिए हमने राब्ता किया है सुबह सवेरे पाकिस्तान में। हमें ज्वाइन किया है स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट सीनियर अब्दुल गफ्फार साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अब्दुल गफ्फार साहब आपको खुशामदीद करेंगे सुबह सवेरे पाकिस्तान में। सर सबसे पहले तो बताइएगा जो तैयारियां चल रही हैं, जिस तरीके से रूज पर पहुंच चुकी हैं, लेकिन साथ में जो कोविड है उसकी वजह से बहुत रुकावटें आ रही हैं, तो सर किस हद तक हम कह सकते हैं कि अब तैयारियां मुकम्मल हो चुकी हैं PSL की?
और सबसे पहले आप दोनों का अस्सलाम वालेकुम और सब लोगों को सुबह बखैर। और आज ही पाकिस्तान सुपर लीग की तमाम जो है वो एक्टिविटी शुरू हो रही है नेशनल स्टेडियम कराची में। वो कहते हैं ना, जंप्ड आउट ऑफ माय बेड टू गो टू नेशनल स्टेडियम फॉर द पाकिस्तान सुपर लीग। आई कैन से फॉर माय सेल्फ, बिकॉज हल्की हल्की सर्दी भी है कराची में, सुबह सुबह उठना इतना आसान नहीं, लेकिन फॉर PSL एक अलग एनर्जी होती है। ये इंडिया में भी होती है, फैंस में भी होती है। आई कैन फील एनर्जी कि आज जो है वो नेशनल टीम कराची के अंदर तमाम जो टीमें हैं वो प्रैक्टिस का आगाज कर रही हैं। जैसा आपने बताया कि बायो सिक्योर के ऊपर बड़ा फोकस है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने हद्दुल इम्कान कोशिश की है कि इस बार बैकअप नहीं है, बैकअप का भी बैकअप और फिर उसका बैकअप भी है। यानी कि पहले होते थे 18 खिलाड़ी, अब 20 से 21 खिलाड़ी, और फिर आपके होटल में ही 15 और खिलाड़ी मौजूद रहेंगे हर वक्त, जो कि इन खिलाड़ियों का भी बैकअप है। सो और ओमिक्रॉन, आपको पता है पूरी दुनिया में स्पोर्ट्स एक्टिविटीज इसने हॉल्ट की हैं, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हुई है। तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड इस बार रिस्क नहीं लेना चाहता। उसकी वजह है क्योंकि इस साल वर्ल्ड कप समेत पाकिस्तान की इतनी सीरीज हैं कि खुदा ना खास्ता अगर कोई मसला होता है तो वी डोंट हैव अ विंडो जहां पे इसको हम पोस्टपोन भी कर सके। तो कहते हैं ना, गलती गुंजाइश निश्ता। इसीलिए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने खिलाड़ियों के लिए बड़े सख्त बनाए हैं। यानी कि अगर कोई खिलाड़ी बायोसिक्योर बबल की खिलाफ वर्जी करता हुआ पाया गया या पता चल गया तो उसके खिलाफ हैवी पेनल्टीज भी हैं, यहाँ तक कि लीग से भी बाहर किया जा सकता है। तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड नॉट टेकिंग रिस्क राइट नाउ। पाकिस्तान, आपको पता है कराची में जो 5 स्टार होटल है, एक पूरा जो है वो बुक किया गया है। तो जिस तरह आप बता रहे हैं, जिस तरह आप बता रहे हैं कि अब ये इस तरह की सेक्शंस हैं और साथ में उनको पेनल्टीज भी मिलती हैं, और खुदा ना खास्ता ये भी एक एक्सट्रोवर्स कम वर्स्ट उनको जो है वो लीग से भी आउट किया सकता है। तो PCB की तरफ से भी यही प्रिकॉशनरी मेजर्स हैं जो उन्होंने बेसिकली अब कोविड सिचुएशन को और करंट सिचुएशन को देखते हुए लिए हैं। बिल्कुल, देखिए पूरा का पूरा होटल जो है वो कराची का 5 स्टार वो सिर्फ PSL के लिए बुक है। नोबडी इज अलाउड टू एंटर इन द होटल, यानी कोई बंदा जो PCB या खिलाड़ियों के अलावा उस होटल में जा नहीं सकता। तो पहले तो ये कोशिश की गई है कि उस चैप्टर को ही क्लोज कर दिया जाए कि कोई आउटसाइडर हो, उसका इंटरप्शन ना हो जाए। तो पूरा होटल का स्टाफ, पूरी सिक्योरिटी, पूरे ब्रॉडकास्टर्स, खिलाड़ी सब बायो सिक्योर है। और आज भी देखिए, खिलाड़ी जब स्टेडियम जाएंगे तो जो उनको ले जाने वाले लोग हैं या जहाँ वो हमला जो कि खिलाड़ियों के साथ नेशनल स्टेडियम में भी होगा, वो भी बायो सिक्योर में है। सो आई रियली विश ऑल द बेस्ट टू द PCB, टू पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के ये इवेंट कामयाबी से बरकरार हो। जैसे आप लोगों ने भी कहा कि PSL की एक्साइटमेंट, इसकी ब्रांड वैल्यू, ये पाकिस्तान का सबसे बड़ा इंटरनेशनल ब्रांड है। तो हम सबको मिलकर इसको कामयाब करना है। आई रियली विश कि ये तमाम चीजें जो आज शुरू होने जा रही हैं, अल्लाह ताला लोगों को महफूज भी रखे इस बीमारी से, ताकि ये शो करे हमारे लिए और ऐसी कामयाबी से आगे चलता रहे। अच्छा सर, यहाँ पर ये जरूर बता दें कि सब लोग बड़े गैर मुल्की खिलाड़ियों को देखने के लिए कौन कौन से गैर मुल्की खिलाड़ी हैं जो पाकिस्तान पहुंच चुके हैं सर, अब आ चुके हैं? देखिए, बहुत सारे गैर मुल्की खिलाड़ी शर्फेन रदरफोर्ड हैं, टॉम कॉलर, कैटमोर हैं, कराची किंग्स के जितने भी जो क्लार्क और इसके अलावा बाकी खिलाड़ी हैं, इसी तरह जेम्स फॉकनर हैं ऑस्ट्रेलिया के, ये पहुंच गए हैं। और बहुत सारे इंटरनेशनल प्लेयर्स एक दिन में भी आ जाएंगे, और कुछ प्लेयर्स इंतजार हो रहा है उनकी इंटरनेशनल सीरीज खत्म होने का। जैसे कि अफगानिस्तान के जो राशिद खान है, ही इज द बिगेस्ट T20 स्टार राइट नाउ, वो भी अपनी सीरीज के फौरन बाद आ जाएंगे, क्योंकि 27 से लीग शुरू हो रही है और आपको पता है कुछ टीमों के मैचेस 30 तारीख से भी शुरू होंगे। इसी तरह इंग्लैंड वेस्ट इंडीज की जो सीरीज खत्म होगी तो साकिब महमूद है, लियाम लिविंगस्टन है, जैसन रॉय है, एलेक हिल्स, इसी तरह कोयटा ग्लैडिएटर्स के वो आ जाएंगे। सो लॉट ऑफ फॉरेन प्लेयर्स। लेकिन थोड़ा सा आपको पता है कि जो इंटरनेशनल कमिटमेंट्स हैं और फिर जो कोविड की वजह से फ्लाइट के कुछ इशूज हैं, तो थोड़ी सी कुछ खिलाड़ियों की ताखीर जरूर है। लेकिन आप समझ लीजिए कि बाय मे बी 3 और 4 जनवरी तमाम टीमों के जो फुल स्क्वाड है वो गैदर हो चुके होंगे। अभी भी बहुत सारे इंटरनेशनल प्लेयर्स आ गए हैं। तमाम ही खिलाड़ियों के जो कि अवेलेबल नहीं है फॉर द 1 और 2 मैचेस भी PCB ने उनकी पार्शियल रिप्लेसमेंट खिलाड़ियों को दी हुई है। अच्छा, अब गफर साहब ये बताइएगा कि अभी आवाम जो है वो एक सवाल उनके जहन में अभी भी है कि खुदा न खास्ता हमने पिछले दिनों में बात की, खुदा न खास्ता कराची से मूव होने का तो प्लान नहीं है, कराची में मैचेस होंगे, शायकीन बहुत बेचैन है देखने के लिए, उसका तो अभी तक अल्लाह खैर करे कोविड की सिचुएशन को लेकर, तो खुदा न खास्ता उसके तो कोई चांसेस नहीं है, या अभी भी कहीं ना कहीं वो एक बातचीत हो रही है बिटवीन द लाइन्स? नहीं, NCOC और PCB और सिंध गवर्नमेंट ने मिलकर चंद ही दिन पहले इसको फैसला कर लिया था कि ये इवेंट कराची में ही होगा एक तो, और दूसरा जो तमाशाइयों की तादाद है अनफॉर्चुनेट
अब उसको कम करना पड़ा। 34,000 कैपेसिटी है नेशनल स्टेडियम कराची की अपने पीक पर, लेकिन अब कि अब कोविड है तो सिर्फ 8,000 तमाशाई अलाउ होंगी, यानी 25% क्राउड को अलाउ किया गया है। बिल्कुल, अब्दुल गफ्फार साहब हमारे साथ मौजूद थे और क्रिकेट PSL पर बात हो रही थी जिसके लिए हम सब लोग बहुत एक्साइटेड है। सर बहुत शुक्रिया, आपने सबसे पहले पाकिस्तान में ज्वाइन किया और ये तमाम बातें जानना बहुत ज़रूरी थी कि किस तरीके से इक़दाम उठाए जा रहे हैं कोविड से बचने के लिए और तमाम प्लेयर्स को सेफ रखने के लिए, तमाम ऑफिशियल्स को सेफ रखने के लिए, ताकि ये जो हमारा PSL है ये कामयाबी से जो है वो जारी रहे, चलता रहे और शायकीन क्रिकेट एंजॉय करते हैं। आमीन आमीन। चंद दिन रह गए इंशाल्लाह, एक्साइटमेंट लेवल बहुत ज्यादा है। और नेक्स्ट सेगमेंट हमारा क्या है? नेक्स्ट सेगमेंट में हम जिक्र करेंगे नमाज दीन का सुतून है और नमाज जन्नत की कुंजी है, नमाज मोमिन की महराज है। और इसी नमाज के हवाले से आज हमने बहुत सारी बातें इसलिए भी करनी है कि हम ये भी कहते हैं कि नमाज तमाम परेशानियों से निजात दिलाती है और बीमारियों से निजात दिलाने का जरिया बनती है। और जाहिर बात है जब हम देखते हैं कि एक सर्वे भी किया गया है और उस सर्वे के मुताबिक जो बहुत सारी बातें पता लग सकी वो बड़ी इंटरेस्टिंग है, जिसको आज हम अपने प्रोग्राम में शामिल करने जा रहे हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। और हम आज जो बात करेंगे, हमारे साथ होंगे एक सीनियर इस्लामिक स्कॉलर डॉक्टर जमील राठौर साहब मौजूद होंगे। और अस्सलाम वालेकुम जमील, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का और आप हमारे साथ लाइव आए। बहुत ही जो है ज़बरदस्त किस्म की रिसर्च सामने आई है नमाज के हवाले से कि 5 वक्त नमाज की बाजमात या मस्जिद में अदा करने की फजीलत क्या है। सबसे पहले तो मैं कहूँगी यहाँ से शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो आपको मुबारक हो कि आपने इस अजीम फरीज़े पर लब कुशाई की मुझे सआदत अता फरमाई। 92 को मुबारक हो, आप सबको मुबारक हो और एक मरतबा फिर। और देखिए आका करीम अलैहिस्सलातु व तस्लीम ने नमाज को बहुत ज़्यादा फजीलत अता फरमाई है। शहादत के बाद यानी तौहीद और रिसालत के बाद जो एक मुसलमान के ऊपर पहला फ़र्ज़ है वो नमाज है। अब मर्दों के मुतालिक सरकार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुक्म है कि सलातल जमाअती तफ्दलु सलातल फर्ज़ी बिसबइम व इशरीन दरजा, कि घर में नमाज पढ़ने से कहीं बेहतर 27 दर्जे अफजल जो नमाज है वो बाजमात है। लिहाजा आका करीम अलैहिस्सलातु व तस्लीम ने फरमाया कि बल्कि एक मरतबा आपने लकड़ियाँ जमा की, नौजवानों को जमा किया और कहा कि अजान दो। अजान दी गई। आपने फरमाया कि अगर बच्चों और ख़वातीन और दीगर लोगों का मुझे ख्याल ना होता तो मैं ऐसे लोगों के घरों में आग लगा देता कि जो नमाज जमात के बजाय अपने घरों में अदा करते हैं। यहाँ तक हुक्म हुआ। लिहाजा आहिस्ता आहिस्ता जिस तरह अवेयरनेस आ रही है, जिस तरह इस्लाम का पैगाम पहुँच रहा है, तो मैं देख रहा हूँ कि माजी के अंदर हमारी बड़ी उम्र के लोग मसाजिद की तरफ रुजू करते थे, लेकिन अब नौजवान तबका भी मसाजिद की तरफ जा रहा है। बीच में एक थोड़ा सा पॉज ज़रूर आया कि जब मसाजिद को दहशतगर्दी का निशाना बनाया गया, हर आदमी मसाजिद में जाने से खौफज़दा था, लेकिन उसके बावजूद भी फर्जिंदान इस्लाम मसाजिद को कभी फरामोश ना कर सके, कभी खाली ना कर सके। आज मस्जिदें हमारी भरी हुई हैं और मैं इस्लाम का फ़लसफ़ा अगर बताना चाहूँ तो वो ये है कि अल्लाह के नबी बुनियादी तौर पर 2 चीज़ों के लिए तशरीफ़ लाते हैं। एक तो ये कि मखलूक को खालिक से मिलाने के लिए और एक ये कि मखलूक को मखलूक से मिलाने के लिए। अब देखिए, अगर कोई किसी उज़्र की बुनियाद पर घर में नमाज पढ़ता है तो नमाज दरअसल मखलूक को खालिक से मिलाती है। तो वो ये फरीज़ा अपने घर पर भी, ये राब्ता अपने घर पर भी बरकरार रख सकता है किसी उज़्र की बुनियाद पर। लेकिन इस्लाम ने कहा कि घर पर नमाज पढ़ोगे तो मखलूक खालिक से मिलेगी, लेकिन मस्जिद में जाओगे तो मखलूक मखलूक से भी मिलेगी, मखलूक खालिक से भी मिलेगी। लिहाजा एक इज्तिमाई ऐसी दरसगाह बना दी गई मस्जिद कि जहाँ पर दोनों से कम्युनिकेट किया जा सकता है। अब घर पर आपने नमाज पढ़ी, कबूल हुई ना हुई, लेकिन जमात के अंदर नमाज पढ़ेंगे, एक की कबूल हो गई तो अल्लाह सबकी मकबूल फरमा लेगा। ठीक है ना। और आप यहाँ पर जिस तरीके से हम जिक्र कर रहे हैं, जी सॉरी आपकी बात कर रहे हैं डॉक्टर साहब, जिस तरीके से हम जिक्र कर रहे हैं सर्वे का कि जिसमें ये पता लग सका है कि 43% पाकिस्तानी मर्द अपने घर के सबसे करीब जो तरीन मस्जिद होती है इसमें 5 वक्त की नमाज अदा करते हैं।
इस हवाले से अगर हम कुछ इस तरफ भी जाएं कि हमने देखा है कि जब पाकिस्तान पर मुश्किल हालात आए और पिछले 2 साल वाकई बहुत मुश्किल थे जिसमें हमने कोविड की सूरत हाल देखी, लेकिन उसके बाद जैसा कि सर्वे में ये बताया जा रहा है कि 1 साल के दौरान अगर गुज़श्ता साल के साथ कंपैरिजन किया जाए तो नमाजियों में बहुत इजाफा हुआ है जो मसाजिद में जाकर नमाज अदा कर रहे हैं। तो इस हवाले से आप क्या कहेंगे कि हम ये कह सकते हैं कि मुश्किल हालात में मुसलमानों को अल्लाह के हम करीब आ गए एक तरीके से? जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, इंसान 2 तरीके से आजमाया जाता है, या देकर या लेकर। और ये इंसान की फितरत है, जब दिया जाता है तब भी वो ये सोचता है मुझे किसने दिया, तो वो उसके हुजूर शुक्रिया अदा करना चाहता है। अच्छे और नफीस और सलीमुल फितरत लोगों का यही तरीका है। लेकिन जब कुछ ले लिया जाए, आपने देखा कोई शख्स बीमार हो जाए तो फौरी तौर पर बुखार की हालत में उसके मुंह से या तो माँ का नाम निकलता है, या माँ माँ माँ, या अल्लाह अल्लाह अल्लाह। तो ये इंसान की फितरत में डाला है। अब जब इस्लाम की तरफ आते हैं तो इस्लाम ने तो कहा है कि जब भी कोई मुश्किल आए तो तुम्हें जलाल के कदमों में पनाह लेना है। लिहाजा इंसान अल्लाह की बारगाह की तरफ दौड़ता है। आप यकीन जानिए कि जब SOP के साथ नमाजें पढ़ी जा रही थी तो मैं हैरान और शशदा था कि हमारे गलियों के नौजवान बच्चे वो आकर बाकायदा लाइनिंग बना रहे थे, मार्किंग कर रहे थे, और इस तरीके से एक पूरा कम्युनिटी सिस्टम डेवलप हुआ कि पूरा रमजान 2019 का इस तरह गुजरा है कि जनाब मस्जिद में जगह नहीं तो पार्क्स में लग गई हैं, सड़कों के ऊपर SOP बन गई है। तो लोगों ने SOP के साथ, मैं समझता हूँ, ज्यादा नमाज़ें अदा की है, अल्लाह की तरफ ज्यादा लोग गए हैं। तो जब भी कोई मुश्किल लम्हा आए तो एक मुसलमान कहाँ जाएगा? अल्लाह से ना मांगे तो किससे मांगेगा? और मैं तो ये भी बताऊं आपको कि जनाब मन के अजानें दी गई हमारी मस्जिद के अंदर, पूरे पाकिस्तान के अतराफ और अकनाफ में रात 10 बजे एक और अजान दी गई और अल्लाह की रहमत को पुकारा गया। तो जब भी मुश्किल आती है तो इंशाअल्लाह कि मुसलमान अल्लाह की बारगाह में जाता है, रसूल मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे सलात व सलाम और दुरूद के नजराने पेश करके अल्लाह से पनाह मांगता है, और यही मुसलमान को ज़ेब देता है। बिल्कुल, हमारी भी दुआ है कि जल्द से जल्द ये हम इस बीमारी से निजात पाएं। ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है। जमील भाई, आपको देख रही हूँ तो रेहान भाई की जो है वो तस्वीर आंखों में आ गई, और वही वाली बातें जो आपसे रही या मेरे भाई रेहान भाई से रही, हमेशा वही बातें लग रहा है मुझे जैसे कि फिर एक बार फिर से जो है वो ये महफिल सज गई है। तो एक सवाल जहन में आ रहा था कि अक्सर आप भी और रेहान भाई भी, अल्लाह पाक दजात बुलंद फरमाए, ये सवाल ज़रूर करते थे कि भाई आप फजर की नमाज़ पढ़ते हैं, आप फजर की नमाज़ पढ़ते हैं, अच्छा फजर की पढ़ते हैं, ये क्योंकि फजर की नमाज़ बड़ी मुश्किल होती है पढ़ना, तो फजर की नमाज की फजीलत जमील भाई, जज़ाकल्लाह। जी हाँ, बेशक फजर की नमाज तो दरअसल इंसान को उठाने के लिए है, सिर्फ जिस्मानी तौर पर नहीं बल्कि सेहत के तौर पर भी, इंसान को रिस्क के तौर पर भी, इंसान को जिद्दोजहद के तौर पर भी, और इंसान को इंसानियत के तौर पर भी। इसलिए कि हमारी दुनिया का जो सिस्टम है वो सोलर सिस्टम है, हमारी एनर्जी जो भी मिलती है सूरज से मिलती है। लिहाजा मैं ये एडवाइस करूंगा, जहां इस्लाम ने फजर की नमाज की फजर की सबसे बड़ी अहमियत ये है कि आप अगर फजर की नमाज में उठकर और नमाज की तरफ चलते हैं तो पूरा मुआशरा, पूरा आपका एटमॉस्फेयर जो है रिच ऑफ एनर्जी होता है, ऑक्सीजन आपको मिलती है, आपको अल्लाह के घर रुजू होने का मौका मिलता है। और इसके साथ साथ वो जो कोरोनरी वेसल्स, जो हार्ट डिजीज हैं, अगर वो अब यकीन कीजिए कि फजर की नमाज पढ़ें उसके बाद चहलकदमी करते हुए किसी दरख्त के किनारे बैठे, थोड़ा सा चल लें, तो वो जो 11-12 बजे उठते हैं या 10 बजे उठते हैं उनसे कहीं ज्यादा फ्रेश होंगे। और सरकार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तमना सुबहती तमना और रिज़्क़ी। आज हम परेशान हैं कि जी बरकतें नहीं है हमारे घरों में, हमारा रिस्क नहीं है, नौकरियां नहीं है, परेशानियां है। आप यकीन कीजिए अर्ली डॉन अगर आप उठें, नमाज फजर से कुछ पहले आका करीम के दुरूद और सलाम पढ़ें और उसके बाद नमाज का एहतिमाम करें, तो हुजूर ने फरमाया कि सुबह जो उठते हैं अल्लाह तकसीम उसी वक्त शुरू करता है और 11 बजे तक ये तकसीम उठा दी जाती है। लिहाजा अगर वो लोग जो सुबह सोते हैं उनका रिस्क आपने देखा हुआ अक्सर तंग होता है।
अच्छा डॉक्टर साहब, जैसे कि नमाज का जिक्र हो रहा है और भी बहुत सारे सवालात ज़हन में आ रहे हैं, मैं चाहता हूं कि आज इस प्रोग्राम के में हम आपसे सवालात करें। जैसे कि कोई शख्स भी डॉक्टर साहब अगर नियत कर लेता है कि मैं बाकायदा अब नमाज अदा करूंगा, इरादा कर लेता है, उस इरादा करने की, उस नियत करने का कितना सवाब मिलता है उसको? देखिए, इस्लाम बड़ा आफाकी रिलीजन है। हुजूर अकरम कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, किसी शख्स ने अगर नेकी का इरादा भी कर लिया और नेकी ना कर सका, तब भी अल्लाह उसको एक अजर अता फरमाता है। और इसके बरअक्स अगर किसी ने बुराई का इरादा किया तो कोई गुनाह नहीं लिखा जाएगा, यहाँ तक कि वो बुराई कर ले, बुराई करने के बाद उसका गुनाह लिखा जाएगा। तो अगर कोई अच्छा काम करना चाहता है, बार बार इरादा करे, इसलिए कि इंसान के पास है इरादा। अल्लाह तबारक व तआला ने दीगर मखलूक़ात पर इंसान को इसलिए फ़ौक़ियत दी कि इंसान को अल्लाह ने ताक़ुल, तफ़क्कुर, तदब्बुर और इरादे की ताकत अता फरमाई है। लिहाजा अगर इंसान डिसाइड कर ले तो मैं ये समझता हूँ कि 1 या 2 या 3 मरतबा उसे तौफ़ीक ज़रूर मिल जाएगी और वो नमाज ज़रूर अदा करेगा। और नमाज तो एक ऐसा अमल है कि दरअसल जब हम नमाज पढ़ते हैं तो वो सूरह अलग के आखिर में फरमाया गया, मैं तिलावत नहीं करूँगा, सजदा वाजिब हो जाएगा कि अपना सजदा करो और करीब हो जाओ। लिहाजा हर इंसान ये चाहता है, चाहे वो मुस्लिम हो, नॉन मुस्लिम हो, इन्फिडेल्स हो, कोई भी हो, वो ये चाहते हैं कि एक ताकतवर शख्सियत उनके पुष्ट के ऊपर मौजूद हो। हर इंसान ताकत को, और इसी ताकत की वजह से इंसान ने नदी को, नालों को, आग को, शोलों को, सूरज को, चांद को, जिसमें ताकत देके झुक गया। तो अल्लाह तबारक व तआला ने अपने हबीब को भेजकर मुतफर्रिक और मुंतशिर और स्कैटर्ड ह्यूमैनिटी को अल्लाह ने एक डायरेक्शन के अंदर जमा किया और कहा कि इस डायरेक्शन में अगर तुम झुकोगे तो तुम अपने पालनहार के करीब हो जाओगे। जब कुर्ब मिल जाएगा तो फिर यकीनी तौर पर बंदा एक वक्त ऐसा आता है, अल्लाह जो तू चाहता है वो कर दे। जब बार बार इंसान ये कहता है तो फिर जवाब आता है, बंदे अब मैं ये कहता हूँ, दो तू चाहता है मैं वही करूंगा। वो कहा ना, खुदा बंदे खुदा बंदे से पूछे कि बता तेरी रजा क्या है। तो ये वो मकाम अगर मिलता है तो नमाज से मिलता है। बिल्कुल, सुभान अल्लाह। और यही वजह है कि हम सबको आज मेरे ख्याल में हम सबके लिए इम्पॉर्टेंट है इस बात को समझना कि एटलीस्ट नियत जब आप कर लेते हैं, जैसे डॉक्टर साहब भी फरमा रहे हैं कि जब नियत हो जाती है, जब इरादा हो जाता है तो फिर आप वो अमल कर भी लेते हैं। तो बहुत शुक्रिया, हमारे साथ मौजूद थे मजहबी स्कॉलर डॉक्टर जमील राठौर साहब। सर, आपने सबसे पहले पाकिस्तान के लिए वक्त निकाला इस मामले पर गुफ्तगू की। तो ये तो सारी गुफ्तगू हो गई माया, अब हम किस तरफ जा रहे हैं? आपके वक्त का बेहद शुक्रिया, सलामत रहिए, जज़ाकल्लाह खैरन कसीरा। इस वक्फे के बाद हाजिर होते हैं, रहिएगा हमारे साथ। सब हौसले तैराक है, इन ख्वाहिशों के साथ हम बढ़े और पानियों पे चले, और पानियों दश्त तो दश्त है, दरिया भी ना छोड़े हमने, बहरे जुल्मात में दौड़ा दिए घोड़े हमने। आज बात हो रही है पाक बहरिया की, वो पाक बहरिया कि जिसने कभी कौम को मायूस नहीं होने दिया, हमेशा कौम का सर फख्र से बुलंद किया। पाक बहरिया के जो जवान हैं, जो हीरोज़ हैं, बहादुर हीरोज़ हैं, वो अपने फ़राइज़ की अदायगी में हमेशा सुरखरू हुए। अगर हम बात करें 1965 की या 1971 की, तो समंदरों के मुहाफ़िज़ों ने, हमने देखा कि रात की तारीकी में जो वार किए गए, दुश्मन की जानिब से कोशिश की गई, उसका मुंह तोड़ जवाब दिया, छक्के छुड़ा दिए गए और कभी भी कौम की अमन व सलामती पर आंच तक ना आने दी। लेकिन दुश्मन, तुम्हें याद होगा मार्च 2019 भी, जब एक बार फिर दुश्मन की जानिब से कोशिश की गई पाकिस्तानी समंदरी हुदूद में दाखिल होने की, हमने उस वक्त भी खबरदार किया, लेकिन हमारे सब्र का इम्तिहान न लिया जाए। आज हम जिस जहाज़ पर मौजूद हैं, ये तुम्हें हवा में, समंदर में और ज़मीन पर इबरत का निशान बना देगा।
आज हम मौजूद हैं PNS तुगरिल में और आपको दिखाएंगे कि PNS तुगरिल की क्या सलाहियतें हैं। तो आइए हमारे साथ चलिए। तो जैसा कि मैंने जिक्र किया था, बहुत सारे सवालात हैं जिनको हम जानना चाहते हैं और आप लोग भी सुनना चाहते हैं, इसीलिए आज हमारे साथ मौजूद हैं कमांडिंग ऑफिसर कैप्टन शाहिद अहमद साहब। सर कैसे हैं आप? खैरियत से? ठीक ठाक हैं अल्हम्दुलिल्लाह, बिल्कुल। थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग अस। और आज हम स्पेशली सिर्फ और सिर्फ बात करना चाह रहे हैं इस PNS तुगरिल के बारे में। सर सबसे पहले तो मैं नाम के बारे में पूछना चाहूँगा, ये PNS तुगरिल नाम क्यों रखा गया? अच्छा, ये बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल है और लोगों के जहनों में आजकल काफ़ी ये सवाल आ भी रहा है बार बार। ये पाकिस्तान नेवी का तीसरा शिप है जिसका नाम तुगरिल रखा गया। जो हमारा पहला शिप था 1950s में, उसका नाम तुगरिल था। उसके बाद एक सेकंड शिप था 1980 में, वो कमीशन हुआ, उसका नाम तुगरिल था। एंड दिस इज़ अल्हम्दुलिल्लाह थर्ड तुगरिल एंड द मोस्ट इम्पोर्टेंट वन। और इस नाम की हिस्ट्री अगर मैं आपको बताऊं तो जो सुल्जुक सल्तनत थी, ये 11th सेंचुरी से 14th सेंचुरी तक रही है, जो प्रेजेंट डे ईरान, इराक, सीरिया और पार्ट्स ऑफ टर्की, इस पे एक बहुत बड़ी सल्तनत थी और उसकी बुनियाद रखी थी तुगरिल बे ने। एंड ही इज़ नोन एज अ मिलिट्री जीनियस। उनके नाम पे तुगरिल नाम रखा गया। PNS तुगरिल बाकी बहरी जहाज़ों से कैसे मुख्तलिफ है, कैसे अच्छा है, कैसे अलग है और इसकी काबिलियत कितनी है? अल्हम्दुलिल्लाह ये लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है और ये एक मल्टी मिशन केपेबल शिप है। मैं इसको कंपेयर तो नहीं करना चाहूँगा किसी भी और बहरी जहाज़ से, चाहे वो हमारा हो चाहे वो किसी और कंट्री का हो। मैं आपको इसकी सलाहियतों के बारे में बता सकता हूँ कि इट इज़ अ मल्टी मिशन केपेबल शिप। एंटी एयर वॉरफेयर हो, एंटी सरफेस वॉरफेयर हो, एंटी सबमरीन वॉरफेयर हो और इसके अलावा लैंड अटैक वॉरफेयर हो। इन तमाम के लिए हमारे पास लॉन्ग रेंज डिटेक्शन के इंस्ट्रूमेंट्स आलात मौजूद हैं और इसके अलावा अटैक की बड़ी ही केपेबल पोटेंट कैपेसिटी मौजूद है और लॉन्ग रेंज सुपरसोनिक मिसाइल्स हैं, सरफेस टू एयर मिसाइल्स हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह अगर मैं आपको ये कहूँ कि नेवल वॉरफेयर की तमाम डोमेन्स को ये जहाज़ एम्पली कवर करता है, तो ये बेजाना हो। हमारा जो डिफेंस सिस्टम है ओवरऑल पाकिस्तान नेवी का, वो कैसा है और इस PNS तुगरिल का डिफेंस सिस्टम कितना स्ट्रॉन्ग है? जी अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान नेवी के डिफेंस की अगर मैं बात करूं तो ओवर द इयर्स जब भी कभी कोई चैलेंज आया, चाहे वो बैरूनी ख़तरात के सूरत में हो, दिफाई ख़तरात की सूरत में हो या इंटरनल सिक्योरिटी की सूरत में हो, पाकिस्तान नेवी ने हर चैलेंज का मुकाबला किया और सुरखरू हुई उसमें। और अपना जो असाइंड रोल है, पाकिस्तान के अज़ाइम जारहाना नहीं है, हम अपनी डिफेंसिव कैपेबिलिटी मेंटेन करते हैं और अल्हम्दुलिल्लाह बखूबी मेंटेन करते हैं। तो पाकिस्तान नेवी समुद्रों में अपनी स्लॉक्स की प्रोटेक्शन, अपनी साहिली पट्टी की प्रोटेक्शन, अपनी किसी भी समुंदर की तरफ से आने वाले ख़तरे के अगेंस्ट प्रोटेक्शन बखूबी कर रही है। और अगर मैं इस शिप के डिफेंसिव सिस्टम की बात करूं तो माशाल्लाह जैसे मैंने पहले जिक्र किया, इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट पोटेंट एंड इक्विप्ड विद लेटेस्ट डिफेंसिव सिस्टम्स एंड ऑफेंसिव सिस्टम्स। तो डिफेंसिव सिस्टम्स में अगेंस्ट अगर एनी एयर थ्रेट, अगेंस्ट सरफेस थ्रेट, अगेंस्ट सब सरफेस थ्रेट, ये उनको बहुत अर्ली डिटेक्ट कर सकता है। लॉन्ग रेंज डिटेक्शन की कैपेबिलिटी है इसमें। किसी सब सरफेस थ्रेट के कोई टॉर्पीडो हो, सबमरीन हो, बहुत अच्छी ना सिर्फ उसको डिटेक्ट कर सकता है बल्कि उसको डिसीव भी कर सकता है, उसको एवेड भी कर सकता है। तो डिफेंसिव कैपेबिलिटी भरपूर तौर पे मौजूद है। और उसके अलावा मैं यहाँ पे जिक्र करना चाहूँगा कि डिफेंसिव के साथ साथ इसमें बहुत बेहतरीन ऑफेंसिव कैपेबिलिटी मौजूद है। ठीक है सर, थैंक यू वेरी मच। और जैसा कि सर कह रहे हैं कि दुश्मन के प्रोफेशनलिज्म पे सवालात बहुत से उठते हैं, लेकिन आज जैसा कि कमांडिंग ऑफिसर साहब हमें बता रहे थे PNS तुगरिल के बारे में और डिटेल्स हमने जानी, इसकी कितनी सलाहियत है, कितनी कैपेबिलिटीज़ हैं और ये क्या कुछ कर सकती है, डिफेंस सिस्टम इससे कितने स्ट्रॉन्ग है। लेकिन इसके अलावा और भी बहुत कुछ है जो आपको दिखाना है और कमांडिंग ऑफिसर साहब की इजाज़त से हम आगे भी जाएंगे और आपको एविएशन ऑफिसर से ही मुलाकात करवाएंगे और ये भी दिखाएंगे कि जो सी किंग इसमें हेलीकॉप्टर शामिल किया गया है या इसमें होता है, उसकी क्या कैपेबिलिटीज़ हैं, वो कितना स्ट्रॉन्ग है या उसके अंदर क्या सलाहियतें हैं। तो आइए हमारे साथ चलिए। नहीं पीछे कोई है बुलाता, ये तो होश भी नहीं,
तेरी सब्ज वो निशानी चलते साथ देते हैं, जब भी याद आए अपने वो चूम लेते हैं। सब हसरतों को मेरी आराम आ गया, तेरे आशिकों में मेरा भी नाम आ गया। तो ये दिल खुश हुआ, दिल खुश हुआ, दिल खुश हुआ, लिबास ये दिलरुबा, मेरी हर दुआ, मेरी हर दुआ। तो आज हम आपको दिखा रहे हैं PNS तोगरल, और PNS तोगरल में जब हम फ्लाइट डेक पर पहुंचे थे तो हमने हेलीकॉप्टर का जिक्र भी किया था। और मेरी बैक साइड पे आप देख सकते हैं सी किंग्स, 3 सी किंग्स यहाँ पर खड़े हैं और हम इनके बारे में जानना चाहते हैं। तो हमारे साथ इस वक्त एविएशन ऑफिसर्स ने हमें ज्वाइन किया है। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप दोनों? हमारे साथ हैं लेफ्टिनेंट कमांडर अतर साहब और लेफ्टिनेंट जाहिदान साहब। आप दोनों का हम खुशामदीद करेंगे, थैंक यू वेरी मच। लेफ्टिनेंट जाहिदान, ये बताइएगा कि कैपेबिलिटीज़ तो बहुत हैं इन हेलीकॉप्टर्स की, क्या कैपेबिलिटीज़ हैं, कितने स्ट्रॉन्ग हैं ये, और दुश्मन पर सैरतारी कैसे करते हैं? सी किंग हेलीकॉप्टर जिस तरह नाम से जाहिर है कि समंदर का बादशाह, तो समंदर का बादशाह इसको इसलिए कहा जाता है कि इसकी कैपेबिलिटीज़ की वजह से। इसकी कैपेबिलिटीज़ एंटी सरफेस वॉरफेयर, समंदर के ऊपर किसी भी सरफेस वॉरफेयर के लिए ये बिल्कुल एक बेहतरीन प्लेटफॉर्म है। ट्रूप कैरियर्स के लिए, फॉर एग्जांपल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, ट्रूप कैरियर अगर आपने फॉर एग्जांपल SSG या टीम्स को ड्रॉप करना है, सी किंग इज़ वेरी कैपेबल फॉर दैट। SAR के सर्वेलेंस के कोई भी मिशन सर्वेलेंस के लिए बेहतरीन एयरक्राफ्ट है। SAR सर्च एंड रेस्क्यू के लिए बेहतरीन हेल्प प्रोवाइड करता है पाकिस्तान नेवी को, इसलिए हम कह सकते हैं कि सी किंग हेलीकॉप्टर एक बेहतरीन प्लेटफॉर्म है पाकिस्तान नेवल एविएशन के लिए। सर लेफ्टिनेंट कमांडर साहब, ये बताइएगा किसी भी बहरी जहाज़ के, लेकिन खासतौर पर आज हमने पूरा विजिट किया है PNS तोगरल और हम देख रहे थे कि वहाँ पर फ्लाइट डेक पे जिक्र भी हो रहा था हेलीकॉप्टर्स का। 24/7 ये फ्लाइट डेक पर अवेलेबल होता है, ऑन बोर्ड अवेलेबल होता है हेलीकॉप्टर, और सर्वेलेंस कितनी इंपॉर्टेंट है किसी भी बहरी जहाज़ के लिए? जी हाँ, ये इस हेलीकॉप्टर की जो सबसे ख़ासियत है वो यही होती है कि वो शिप के ऊपर एम्बार्क्ड ऑपरेशंस कर सकते हैं, और यही वजह है कि वो ऑन बोर्ड मौजूद होते हैं ड्यूरिंग एनी कंटीजेंसी, वो वहाँ पे मौजूद होते हैं उस एमरजेंसी को मीट करने के लिए। और जहाँ तक आपने बात की सर्वेलेंस के हवाले से, सर्वेलेंस एक बहुत इंपॉर्टेंट मिशन है, और ख़ास तौर पे पाकिस्तान नेवी में जिस तरह पाकिस्तान नेवल एविएशन है वो आइज़ एंड एयर्स का किरदार अदा कर रही होती है। और चूँकि आपको पता है कि हमारी कोस्ट लाइन भी काफ़ी तवील है, तो लिहाजा वहाँ पे सर्वेलेंस यानी कि 24/7 हमें इस चीज़ की आगाही होना कि वहाँ पे क्या हो रहा है और हमारे दुश्मन अनासिर वहाँ पे मौजूद तो नहीं है, इस चीज़ के बारे में मालूम रखना और हमें मालूम होना वो बहुत ज़रूरी है। लिहाजा सर्वेलेंस ऑपरेशंस जो हैं वो इसीलिए किए जाते हैं ताकि इन तमाम चीज़ों के बारे में हमें आगाही रहे। और ये ना सिर्फ कैपेबिलिटी हेलीकॉप्टर्स की, ख़ासतौर पे सी किंग की, कि वो अलॉन्ग द कोस्ट ही ऑपरेशंस कर रहा होता है, प्लस वो डीप इनटू द सी भी ऑपरेशंस करके अपनी जो टेक्नोलॉजी है और अपनी परफॉर्मेंस को मनवा रहा होता है। थैंक यू वेरी मच लेफ्टिनेंट कमांडर अतर साहब और लेफ्टिनेंट जाहिदान साहब हमारे साथ मौजूद थे, और जिस तरीके से हम डिस्कस कर रहे थे सी किंग यानी कि समंदर के बादशाह के बारे में, वो आप सब ने सुना। और इसके साथ साथ हम आपको ये बता रहे थे इसकी क्या कैपेबिलिटीज़ हैं जो आप लोग जान चुके हैं। तो अब दुश्मन को थोड़ा ख्याल कर लेना चाहिए, ऑलरेडी खौफज़दा तो वो है ही। अपना परचम पाकिस्तान का, उड़े ऊंचा अपना परचम पाकिस्तान का, उड़े ऊंचा अपना परचम पाकिस्तान का, उड़े ऊंचा अपना परचम पाकिस्तान का। इस परचम के साए तले हम एक हैं, यकजा हैं, मुत्तहिद हैं, और जब किसी बहरी जहाज़ पर यह परचम पाकिस्तान का लगा हो तो ऑफिसर्स का जज्बा मज़ीद बढ़ जाता है। इसी वजह से आज हम बात करेंगे, लेफ्टिनेंट कमांडर आयद साहब हमारे साथ मौजूद हैं, नेविगेटिंग ऑफिसर हैं। सर कैसे हैं आप? ठीक ठाक है अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक ठाक। सर सबसे पहले तो बताइएगा कि जब एक इंडक्शन होती है नए जहाज़ की और कमीशन हो जाता है, उसके क्रू में शामिल होना कितने बड़े एजाज़ की बात है? जी, एक नए जहाज़ के क्रू में शामिल होना एक ऑनर की बात होती है, क्योंकि ये सिलेक्टेड लॉट होती है जो कि जहाज़ को एज़ पर आपके कॉन्ट्रैक्ट जो कि गवर्नमेंट ने किया होता है उसके तहत उसको मोल्ड करती है, उसके ऊपर ट्रेनिंग लेती है और उसके साथ साथ जहाज़ को बाहिफाजत पाकिस्तान तक लेके आती है। तो ये एक एजाज़ की बात है हमारे लिए। सर बताइएगा, तो हम आज PNS तोगरल ओवरऑल कवर कर रहे हैं, कितने क्रू मेंबर्स होते हैं इसमें, और जब सब साथ रह रहे होते हैं, दोस्तियाँ भी हो जाती हैं, कैसा वक्त गुजरता है आपका शिप के ऊपर? जी, नेवी का जो शिप होता है, चाहे तोगरल हो, किसी भी क्लास का शिप हो, उसमें एक डिसिप्लिन लाइफ होती है। स्टार्टिंग फ्रॉम डे फर्स्ट, हैंड कॉल्स मतलब मॉर्निंग कॉल से लेके रात के 5 डाउन तक आपकी एक रूटीन होती है जिसको फॉलो करते हैं, और उसके अंदर डिफरेंट टाइप के डिपार्टमेंट्स होते हैं जो कि मिल के शिप को चला रहे होते हैं।
एज ए प्रोफेशन हर अपना पार्ट एज ए प्रोफेशनली देता है, और एज ए प्रोफेशन ख़त्म होने के बाद जब आप इवनिंग में होते हैं तो एज ए फैमिली मेम्बर एक्ट करते हैं। तो हमारी पूरा मतलब एक डिसिप्लिन टाइप से जहाज़ चलता है और हम एक दूसरे में हमारे में हारमनी होती है और उसी तरीके से हम इसको लेके चलते हैं। लेफ्टिनेंट कमांडर, आई थैंक यू वेरी मच। जैसा कि आप बता रहे थे कि अंदर का माहौल कैसा है, कैसे दोस्तियाँ हो जाती हैं, कैसे वक्त गुजरता है, कितना मुश्किल होता है क्रूज़ पे जाना, मिशंस पे जाना। तो सर मैंने ये सुना है लेफ्टिनेंट कमांडर सज्जाद आपसे कि आप हमें अंदर की सैर करा रहे हैं। बिल्कुल। कैसे आप ठीक ठाक हैं? चलें सर अंदर। थैंक यू। अल्लाह का करम, हिम्मत का अलम, मौजों पे कदम मेरा। अल्लाह का करम, हिम्मत का अलम, मौजों पे कदम मेरा। सर मुझे बताइएगा कि कितना हाईली टेक कह लें या टेक्नोलॉजी में ये PNS तुगरल कितना आगे है? देखें जो अभी जो मॉडर्न वॉरफेयर है, मॉडर्न वॉरफेयर में टेक्नोलॉजिकली एडवांसमेंट की बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट है। इट इज़ नॉट अ वॉर दैट इज फॉट विद swords और फॉट विद गन मैन टू मैन। टेक्नोलॉजी की वॉर है। Exactly. Once we talk about air battles, previously there used to be a dogfight, one fighter with another. Now the dogfight has changed to beyond visual range. Again, the same concept if you apply at sea, it is not within the visual range, it is beyond visual range. So our weapons are targeting over the horizon at ranges hundreds of kilometers further. So we have to be very technologically equipped and advanced, so we are able to detect the enemy at very far off range. कितने बड़े एजाज़ की बात है, आप क्रू में शामिल हैं, वो भी PNS तुगरल के। Alhamdulillah, being part of the commissioning crew is a big honor और बहुत एजाज़ की बात है। And while preparing this ship for the commissioning, it was day in day out, lots of hard work. We had to burn the midnight oil. तो बहुत मेहनत की अल्हम्दुलिल्लाह ऑफिसर्स ने और जवानों ने। मैं सामने एक बोर्ड देख रहा हूँ, मैं चाहूँगा कि आप कुछ बताएं इसके बारे में। अच्छा, ये हमारा जो इट्स अ लोगो ऑफ आवर शिप, सूरह हूद की आयत है, वमा तौफीकी इल्ला बिल्लाह, और मेरी तौफीक अल्लाह ही की तरफ से। अल्लाह का करम, हिम्मत का अलम, मौजों पे कदम मेरा। उस मुल्क की सरहद को कोई छू नहीं सकता जिस मुल्क की सरहद की निगहबान है आंखें। बिलाशुबा PNS तुगरल की शमूलियत पाकिस्तान नेवी की फ्लीट में एक बहुत बड़े एजाज़ की बात है, ना सिर्फ पाकिस्तान नेवी के लिए बल्कि बहैसियत हम पूरी कौम के लिए। पाकिस्तान जिंदाबाद। तो PNS तुगरल के बारे में आपने जाना, अब क्लोजिंग की तरफ चलते हैं। बिल्कुल ऐसा ही है, और एक और दिन जो है इख्तिताम को पहुंचा। रखिएगा अपना ख्याल। कल तक के लिए शाहजेब अहमद और माया खान को दीजिए इजाजत। कल सुबह सवेरे पाकिस्तान में फिर एक बार हाजिर होंगे। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज।